प्रिय पाठकों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं अनुज कुमार सिंह, पुस्तकालय अध्यक्ष, आज आप लोग के बीच पुनः उपस्थित हूं। आज हम बात करेंगे भौतिक विज्ञानी, प्रकृति प्रेमी सर सीवी रामन के संबंध में। एक तेजस्वी और प्रतिभावान व्यक्तित्व के धनी सर सीवी रामन असाधारण वैज्ञानिक, जिन्होंने आधुनिक युग के भारत को विश्व स्तर पर एक नई पहचान दी। रामन के पिता चंद्रशेखर अय्यर विशाखापट्टनम स्थित एवी नरसिम्हा राव महाविद्यालय में गणित और भौतिकी के प्रवक्ता थे और फिर मद्रास में प्रेसिडेंसी कॉलेज में नियुक्त रहे। रामन को प्रारंभ से ही बेहतर शैक्षिक वातावरण प्राप्त हुआ। रामन संगीत, संस्कृत, साहित्य और विज्ञान के माहौल में बड़े हुए। अपने पिता से प्रेरणा लेते हुए रामन बहुत छोटी उम्र में ही विज्ञान से जुड़ गए। अपने घर के छोटे से पुस्तकालय, पुस्तक संग्रह से ही उन्होंने अपना ज्ञान संचयन शुरू किया। रामन को विज्ञान और अंग्रेजी साहित्य की पुस्तकें तथा संगीत से बहुत लगाव था। रामन एक अत्यंत ही प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे और उन्हें अनेक पुरस्कार और छात्रवृत्तियां प्राप्त होती रही। मात्र 11 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी कर ली। वर्ष 1902 ईस्वी में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में दाखिला लिया। कहते हैं कि 1903 ईस्वी में मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रोफेसर ने अपने बीए की कक्षा में जब एक छोटे से लड़के को देखा तो यह सोचकर कि वह कमरे में भटक गया होगा, प्रोफेसर ने पूछा, क्या आप बीए के छात्र हैं? लड़के ने जवाब दिया, हाँ सर। आपका नाम? सीवी रामन। और इस छोटी सी घटना ने कॉलेज में एक छोटे से लड़के की एक विशेष छवि बना दी। उन्होंने 15 वर्ष की आयु में सर्वश्रेष्ठ अंकों और अंग्रेजी और भौतिकी दोनों में स्वर्ण पदक के साथ अपनी बीए भौतिक विज्ञान की डिग्री प्राप्त की और फिर सर्वश्रेष्ठ अंकों से उत्तीर्ण होकर एमए भौतिक शास्त्र की डिग्री प्राप्त की। कहा जाता है कि रामन के कॉलेज के प्रोफेसर उन्हें स्वतंत्र अध्ययन एवं प्रयोग करने की अनुमति देते थे, क्योंकि वे भी यह जानते थे कि रामन इतने पारंगत हैं, उन्हें प्रोफेसर के निरंतर मार्गदर्शन की आवश्यकता ही नहीं है। उनकी विशिष्टता उनके अंकों से नहीं अपितु उनकी जिज्ञासा से जाहिर होती थी। वे अपने आसपास की दुनिया के बारे में हमेशा बहुत ही उत्सुक रहते थे। उनकी यही ज्ञान पिपासा और जीवन जिज्ञासा उन्हें वैज्ञानिक खोजों के लिए प्रेरित करती थी। नवंबर 1908 ईस्वी में मात्र 18 वर्ष की आयु में रामन का पहला शैक्षिक पत्र एक आयताकार एपर्चर के कारण गैर सममित विवर्तन बैंड विषय पर फिलोसफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ। रामन के प्रचलित किस्सों में एक किस्सा कुछ ऐसा भी है। जब फिलोसफिकल मैगजीन में उनके दूसरे शैक्षिक पत्र के प्रकाशन के पश्चात रामन को लॉर्ड रायली का एक पत्र प्राप्त हुआ। लॉर्ड रायली ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी थे, जिन्हें 1904 ईस्वी में भौतिक विज्ञान में प्रदान किया गया था। लॉर्ड रायली इस बात से अनभिज्ञ थे कि रामन अभी मात्र एक किशोर विद्यार्थी ही थे। रामन के शैक्षिक पत्र इतने प्रभावशाली थे कि लॉर्ड रायली ने अपना पत्र प्रोफेसर रामन से संबोधित किया था, जो सर सीवी रामन के प्रतिभाशाली होने का प्रमाण है। रामन को विज्ञान से अत्यंत प्रेम था, परंतु उन्हें उस समय विज्ञान के क्षेत्र में आजीविका के कुछ सुदृढ़ अवसर नजर नहीं आ रहे थे। सर सीवी रामन को उच्च शिक्षा हेतु इंग्लैंड जाने की इच्छा थी, परंतु स्वास्थ्य संबंधी किन्हीं कारणों से वे ऐसा नहीं कर सके। बड़ों की सलाह पर उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित वित्तीय सिविल सेवा परीक्षा दी, जिसमें उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया और सरकार के वित्त विभाग में सहायक महालेखापाल के रूप में नियुक्त हो गए। परंतु
इस समय में भी उन्होंने विज्ञान का साथ नहीं छोड़ा। अपने खाली समय में उन्होंने कलकत्ता स्थित इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक अध्ययन और प्रयोग जारी रखे, जहां उन्हें मानद सचिव का पद प्रदान किया गया। यह प्रचलित था कि सर सीवी रामन को विज्ञान के सिवा किसी कार्य के लिए समय नहीं था। सुबह दफ्तर जाने से पहले और शाम को कार्य के बाद वह तुरंत परिषद की प्रयोगशाला में रात तक प्रयोग करते रहते थे। रविवार का दिन भी आराम से नहीं बल्कि विज्ञान में ही जाता था। प्रयोगों में लीन सर सीवी रामन भोजन और नींद भी भूल जाते थे। कभी कभी देर रात तक काम करने से प्रयोगशाला की मेज पर ही सो जाते थे। साथ ही अपने घर में भी एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित कर उसमें अनुसंधान करते रहते थे। इस दौरान वे एक उच्च वक्ता के रूप में प्रख्यात हुए, जो जनता को प्रमुख वैज्ञानिक विषयों पर अक्सर व्याख्यान दिया करते थे। सन 1917 ईस्वी में उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान के पालित प्रोफेसर के पद का प्रस्ताव दिया गया। इस पद के लिए उन्होंने अपनी इच्छा कमाई वाली सरकारी नौकरी को त्याग कर पूर्ण समय विज्ञान को देने का निश्चय किया और पद को स्वीकार किया। रामन सिद्धांत प्रभाव, इसका भी चर्चा करना जरूरी है। सन 1921 ईस्वी की गर्मियों में यूरोप की यात्रा से बंबई लौटते समय SS नरकुंडा नामक जहाज पर रामन को प्रथम बार मेडिटेरेनियन सागर के अद्भुत नीले रंगों को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। उनके जिज्ञासा मन में तुरंत यह सवाल उठा, जब एक गिलास में रखे पानी का अपना कोई रंग नहीं होता तो गहरे समुद्र में वही पानी एक शानदार नीला कैसे दिखाई देता है। मौजूदा प्रकाशित शोध लेखों में प्रचलित व्याख्या थी कि समुद्र नीला दिख रहा था क्योंकि यह आकाश के रंग को दर्शाता था। इस व्याख्या से उन्हें संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। उन्होंने मौजूद साधारण उपकरणों का उपयोग कर प्रारंभिक प्रयोग किए। प्रारंभिक परिणामों से यह ज्ञात हुआ कि यह रंग पानी के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण उत्पन्न होता है। उन्होंने बंबई बंदरगाह पहुंचते ही नेचर नामक विज्ञान पत्रिका में अपने विचार भेजे। इस स्पष्टीकरण का परीक्षण करने के लिए तरल पदार्थ में प्रकाश के प्रसार को नियंत्रित करने वाले तथ्यों का पता लगाना आवश्यक था। अतः सितंबर 1921 में कलकत्ता लौटने के तुरंत बाद उन्होंने इस विषय पर प्रयोग शुरू कर दिए। यह जल्द ही स्पष्ट हो गया कि यह एक विशेष विषय था जिसमें अनुसंधान के लिए असीम अवसर थे। प्रकाश प्रकीर्णन का अध्ययन भौतिकी और रसायन विज्ञान की गहराइयों से जुड़ा था। अतः यह रामन की अध्ययन गतिविधियों का मुख्य विषय बन गया। रामन के विद्यार्थी KS कृष्णन ने ग्लिसरीन में हरे रंग की चमक के अवलोकन की सूचना दी और उन्होंने मिलकर विभिन्न द्रव्यों पर प्रकाश प्रकीर्णन हेतु प्रयोग किए। गहन अध्ययनों और प्रयोगों से रामन ने यह प्रमाणित किया कि जब प्रकाश एक पारदर्शी सामग्री को पार करता है तो कुछ प्रकाश विक्षेपित हो जाता है और उसके फोटोन बिखर जाते हैं। कुछ फोटोन इन इलास्टिक रूप से बिखरते हैं, अर्थात बिखरे हुए कुछ फोटोन का तरंग दैर्घ्य और आयाम बदल जाता है और मेडिटेरेनियन सागर के मामले में यह तरंग दैर्घ्य नीले रंग के विस्तार रेंज स्पेक्ट्रा में बिखरने के कारण नीला रंग देता है। 28 फरवरी 1928 ईस्वी को इस दिशा में किए गए प्रयोगों ने सबसे स्पष्ट परिणाम देकर इस सिद्धांत की प्रामाणिकता सिद्ध कर दी। इन परिणामों को उन्होंने एक शोध पत्र के माध्यम से वैज्ञानिक पत्रिका नेचर में प्रकाशित किया। इस सिद्धांत को बाद में रामन प्रकीर्णन या रामन प्रभाव के नाम से जाना गया। नोबेल पुरस्कार विजेता रामन, सर सीवी रामन
सर सीवी रामन को पूर्ण विश्वास था कि वह भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से अवश्य सम्मानित होंगे, लेकिन 1928 और 1929 में लगातार 2 वर्ष इतनी आशा के पश्चात नोबेल पुरस्कार न मिल पाने पर वे बहुत निराश हुए। लेकिन सन 1930 में अपने नोबेल पुरस्कार जीतने के लिए वह इतने आश्वस्त थे, उन्होंने जुलाई के महीने में ही अपने टिकट बुक करा लिए थे। जब तक उनके परिणामों की घोषणा भी नहीं हुई थी और प्रत्येक दिन समाचार पत्र पुरस्कार की घोषणा ढूंढते थे। अंततः प्रकाश के परिकिरणन और रामन प्रभाव की खोज के लिए वर्ष 1930 में रामन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। विज्ञान के विषय में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सर सीवी रामन पहले एशियाई और गोरे गोरे व्यक्ति हैं। सर सीवी रामन के पास वैज्ञानिक उपलब्धियों का भंडार है। स्वाधीन भारत में हर चुनौती का सामना करते हुए भी विज्ञान में अध्ययन और शोध को जारी रखते हुए सर सीवी रामन ने भारत में विज्ञान को नई ऊंचाइयां प्रदान की और आधुनिक शोध हेतु सबको जबरदस्त प्रोत्साहन दिया। इसमें जहां उन्होंने रामन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, वहीं उनकी उपलब्धियां यहीं तक सीमित नहीं है। सर सीवी रामन ने अपने पूरे जीवन काल में निरंतर वैज्ञानिक शोध किए। वर्ष 1932 ईस्वी में सर सीवी रामन ने सूरी भगवंतम के साथ मिलकर फोटॉन के स्पिन को निर्धारित किया, जिसने प्रकाश की क्वांटम प्रकृति की पुष्टि की। वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के अस्थायी विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे। उन्होंने स्टील के स्पेक्ट्रम प्रकृति और स्टील डायनामिक्स के बुनियादी मुद्दों पर भी शोध किए। संगीत प्रेम के चलते उन्होंने साजों और ध्वनि से जुड़े सिद्धांतों पर भी काफ़ी प्रयोग किए। पहली बार तबले और मृदंग के सन्नादी अर्थात हार्मोनिक की प्रकृति की खोज रामन द्वारा ही की गई थी। सर सीवी रामन ने अपने विद्यार्थी नागेंद्र नाथ के साथ मिलकर ध्वनि ऑप्टिक प्रभाव ध्वनि तरंगों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन की सही सैद्धांतिक व्याख्या भी प्रदान की है, जिसे रामन नाथ सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। सर सीवी रामन वर्ष 1933 ईस्वी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के प्रथम भारतीय निदेशक बने और पद का कार्यभार संभाला। अल्ट्रासोनिक और हाइपरसोनिक आवृत्तियों की ध्वनिक तरंगों द्वारा प्रकाश के विवर्तन पर प्रयोगात्मक और सैद्धांतिक अध्ययन और साधारण प्रकाश के संपर्क में क्रिस्टल में अवरक्त कंपन पर एक्सरे द्वारा उत्पादित प्रभाव पर भी रामन ने कार्य किया। हीरे की संरचना और गुणों और अनेक रंगदीप्त पदार्थों के प्रकाशीय आचरण भी उनके शोध का विषय रहा। कोलाइड की प्रकाश की विद्युत और चुंबकीय अनिसोट्रॉपी और मानव दृष्टि का शरीर विज्ञान भी उनके शोध की रुचि का विषय रहे। वर्ष 1948 ईस्वी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु से सेवानिवृत्त होने के पश्चात उन्होंने बेंगलुरु में सर सीवी रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जहां वे 1970 में अपने मृत्यु काल तक निदेशक के रूप में सक्रिय रहे। सर सीवी रामन की यह खोज की प्रकाश और अणु के संपर्क से उत्पन्न ऊर्जा बदलाव से प्रकाश का रंग परिवर्तन और अनुकंपन रंग का परिवर्तन अणु के लिए फिंगरप्रिंट के रूप में कार्य कर सकता है। आज रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का आधार है, जिसका उपयोग अणुओं की पहचान करने के लिए और कैंसर जैसी बीमारियों का पता लगाने के लिए जीवित कोशिकाओं और ऊतकों का विश्लेषण करने के लिए दुनिया भर की प्रयोगशालाओं में किया जाता है। राष्ट्रीय प्रोफेसर भारत रत्न सर सीवी रामन 1947 में उन्होंने स्वतंत्र भारत की नई सरकार द्वारा पहले राष्ट्र प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया।
1954 ईस्वी में भारत सरकार ने उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया। वर्ष 1957 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ ने उन्हें लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। इससे पूर्व वर्ष 1924 में सर सीवी रामन को ऑप्टिक्स के क्षेत्र में अपने योगदानों के लिए लंदन की रॉयल सोसाइटी का सदस्य बनाया गया, जो एक वैज्ञानिकों के लिए बहुत सम्मान की बात थी। रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्षेत्र इस सिद्धांत पर आधारित हुआ और अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1929 ईस्वी में रॉयल सोसाइटी को अपने अध्यक्षीय भाषण में उल्लेख किया। सर सीवी रामन 1929 ईस्वी में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 16वें सत्र के अध्यक्ष रहे। उन्हें 1929 में नाइटहुड से तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा पदक और मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया था। स्मृतियों में सर सीवी रामन। अक्टूबर 1970 के अंत में सर सीवी रामन अपनी प्रयोगशाला में गंभीर रूप से बीमार हो गए। अस्पताल ले जाने पर पता चला कि उनके दिल के वाल्व ने काम करना बंद कर दिया है। डॉक्टरों ने उन्हें 4 दिन का समय दिया। खतरे से थोड़ा बाहर आते ही उन्होंने अस्पताल में रहने से इनकार कर दिया। मृत्यु से 2 दिन पूर्व उन्होंने अपने एक पूर्व विद्यार्थी से कहा था, वे कभी भी संस्थान की अकादमिक पुस्तकों जर्नलों को बंद न होने दें, क्योंकि ये देश में किए जा रहे विज्ञान की गुणवत्ता के संवेदनशील संकेतक हैं और बताते हैं कि विज्ञान देश में जड़ ले रहा है या नहीं। शाम को तबीयत खराब होने पर भी उन्होंने अपने बिस्तर से ही अपने संस्थान के प्रबंधक मंडल से बात की और संस्थान के प्रबंधन के संबंध में चर्चा की। 21 नवंबर 1970 को 82 वर्ष की आयु में प्राकृतिक कारणों से बंगलौर में सर सीवी रामन का स्वर्गवास हो गया। रामन के सिद्धांत और स्मृतियाँ सदैव हमारे साथ हैं। सर सीवी रामन का कुछ थॉट विचार है। उनका कहना है कि एक राष्ट्र का सच्चा धन भंडारित सोने में नहीं, बल्कि उसके लोगों की बौद्धिक और शारीरिक शक्ति में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 1986 में राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद ने भारत सरकार को 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में नामित करने का अनुरोध किया, क्योंकि 28 फरवरी 1928 को भारतीय भौतिक विज्ञानी सर सीवी रामन द्वारा रमन प्रभाव की खोज को प्रमाणित कर विश्व में आधुनिक युग के भारत के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को स्थापित किया था। विज्ञान संचार और लोकप्रियकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रयासों को मान्यता देने के लिए 28 फरवरी 1987 भारत में प्रथम बार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन किया गया। यह दिन युवाओं को विज्ञान के प्रति आकर्षित करने के प्रेरणा स्रोत का कार्य करता है, जो सर सीवी रमन के लोकप्रियता को बताता है। धन्यवाद।